हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी आईक्यू। स्टडी आईक्यू के इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊंगा इंपॉर्टेंट इंडेक्सेस और रिपोर्ट्स। हज़ारों रिपोर्ट होती हैं जो छपती हैं। ख़ास तौर पे अगर आप 6 महीने की रिपोर्ट देखें तो 500 से ज़्यादा रिपोर्ट छपी हैं। लेकिन मैं आपको सिर्फ इंपॉर्टेंट पढ़ाऊंगा जो मेरी नज़रों में इंपॉर्टेंट हैं, और अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से ये मैंने कंपाइलेशन पूरी तैयार करी है। ठीक है, तो मेरा एक आइडिया रहता है कि क्या ऐसी चीज़ है जिसके एग्ज़ाम में आने के जो चांसेस हैं ज़्यादा रहते हैं, उसी आधार पे ये मैं वीडियो बनाता हूँ, कंपाइलेशन वीडियोस। तो चलिए शुरू करते हैं। और इसमें मैंने जून के भी इंडेक्सेस डाल दिए हैं। कुछ इंडेक्स ऐसे थे जो बिल्कुल लेटेस्ट आए हैं, जैसे नीति आयोग का हेल्थ इंडेक्स है, या एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स है, या इस तरह के जो इंडेक्स हैं वो बिल्कुल लेटेस्ट आए हैं, तो वो सारे इंक्लूड कर लिए गए हैं। तो इसमें 21 जून तक के सारे इंडेक्सेस कवर्ड हैं। ठीक है, और नवंबर दिसंबर से लेके अब तक जो भी इंपॉर्टेंट इंडेक्स हैं वो सारे के सारे कवर कर लिए गए हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सबसे लेटेस्ट इंडेक्स जो आया है अभी अभी जून में, फूड सेफ्टी इंडेक्स। फूड सेफ्टी इंडेक्स, एक बात याद रखिए, जो भी डेटा है ना इस वीडियो में वो एकदम ऑफिशियल सोर्सेज से लिया गया है। एक एक रिपोर्ट मैंने खुद पढ़ी है, एक एक रिपोर्ट वो आप स्क्रीनशॉट देखकर ही समझ जाएंगे। ये रिपोर्ट कहीं पे भी अवेलेबल नहीं है, इनके स्क्रीनशॉट्स, इनके फोटोज़। ये सिर्फ तभी कोई ले सकता है अगर उसने वास्तव में रिपोर्ट खोल के पढ़ी है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, बहुत ज़्यादा मेहनत इस पर की गई है, तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये पसंद आएंगे। फूड सेफ्टी इंडेक्स ये है उसका पीडीएफ। आप देख सकते हैं कि फूड सेफ्टी इंडेक्स को देता कौन है, एफएसएसएआई देता है। तो इस इंडेक्स को फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया देता है। और एफएसएसएआई कौन से मंत्रालय के अधीन काम करता है? तो एफएसएसएआई मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अधीन काम करता है। तो उसने ये रिपोर्ट दी है। और एफएसएसएआई ने एक बात और कही जब ये फूड सेफ्टी इंडेक्स को लॉन्च करा, कि 25 लाख फूड बिजनेस ऑपरेटर को वो ट्रेनिंग देंगे अगले 3 साल में। तो ये एक अच्छा एमसीक्यू सवाल है कि एफएसएसएआई का टारगेट क्या है। एफएसएसएआई जो है वो कितने फूड ऑपरेटर्स को ट्रेनिंग देना चाहता है अगले 3 साल में? तो आंसर है 25 लाख। तो कैसा कैसा परफॉर्मेंस आया इसमें? तो अब देखिए, इसमें अलग अलग कैटेगरीज हैं। आपको सिर्फ नंबर 1 याद रखना है हर कैटेगरी में, हर इंडेक्स में। जैसे इसमें बड़े राज्यों की बात करें तो केरल नंबर 1 है, केरल में फूड सेफ्टी सबसे अच्छी है। छोटे राज्यों में गोवा जो है वो नंबर 1 है, और यूनियन टेरिटरी में जम्मू कश्मीर जो है वो नंबर 1 है। तो मैं रिपीट कर देता हूँ तीनों। बड़े राज्यों में केरल में फूड सेफ्टी सबसे अच्छी है। छोटे राज्यों की बात करूं तो गोवा में फूड सेफ्टी सबसे अच्छी है, और यूनियन टेरिटरीज में जम्मू कश्मीर में फूड सेफ्टी सबसे अच्छी है। और ये 5वीं बार आया है फूड सेफ्टी इंडेक्स। चलिए अगले इंडेक्स की बात करते हैं। अगला इंडेक्स है सोशल प्रोग्रेस इंडेक्स। ये दिसंबर में आया था, दिसंबर 2022 में। सोशल प्रोग्रेस इंडेक्स किसने दिया? तो सोशल प्रोग्रेस इंडेक्स को हमारे इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल टू द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने दिया, EACPM। इसकी मेंबर बनी है अभी अभी शमिका रवि, जो जानी मानी इकोनॉमिस्ट हैं, और इसके चेयरमैन है बिबेक देवरॉय। बिबेक देवरॉय का एक इंटरव्यू हमारे स्टडी आईक्यू चैनल पे हमने लिया हुआ है। लास्ट ईयर हमने इनवाइट किया था, वो आए थे। बहुत ही ब्रिलियंट पर्सन है बिबेक देवरॉय, बहुत ही ब्रिलियंट IAS ऑफिसर रहे हैं। तो इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल यानी प्रधानमंत्री मोदी की जो आर्थिक सलाहकार परिषद है, उन्होंने ये इंडेक्स रिलीज करा है। तो इंडेक्स रिलीज किसने करा है, ये भी क्वेश्चन आते हैं, आपको पता होना चाहिए। मैं सिर्फ इंपॉर्टेंट ही चीजें इसमें बता रहा हूं आपको, ठीक है। तो पूरे इंडिया में टॉप करा है इसमें पुदुचेरी ने। पुदुचेरी नंबर 1 था, यानी सारे राज्य, सारे यूनियन टेरिटरी सब मिला लो तो ओवरऑल नंबर 1 था पुदुचेरी। लक्षद्वीप नंबर 2 पे था, ठीक है, और गोवा नंबर 3 पे था। अगर आपसे पूछें कि कौन से स्टेट ने टॉप किया, तो स्टेट में गोवा, क्योंकि पुदुचेरी और लक्षद्वीप दोनों यूनियन टेरिटरी हैं, तो गोवा तीसरे नंबर पे था वैसे, लेकिन स्टेट्स में ये पहले नंबर पे था। ये 3 बेस्ट परफॉर्मिंग हैं हमारे स्टेट या यूनियन टेरिटरी। और अगर मैं शहरों की बात करूं, क्योंकि ये स्टेट के लिए भी आया है और जिलों के लिए भी आया है, तो भारत में बेस्ट सोशल प्रोग्रेस इंडेक्स है कहाँ पे? आइजवाल में। आइजवाल, मिजोरम की राजधानी आइजवाल, ये नंबर 1 है पूरे इंडिया में। हिमाचल प्रदेश में एक जगह पड़ती है जिसे बोलते हैं सोलन, ये नंबर 2 है। और हिमाचल में एक जगह पड़ती है शिमला, ये नंबर 3 पे है। इज दैट क्लियर? तो आइजवाल नंबर 1, सोलन नंबर 2, और शिमला जो राजधानी है वो नंबर 3। ये 3 बेस्ट परफॉर्मिंग डिस्ट्रिक्ट हैं। और सोशल प्रोग्रेस इंडेक्स जो है वो 3 डायमेंशन हैं इसके, यानी मल्टी डायमेंशनल है, बहुआयामी है। तो 3 डायमेंशन पे टिका हुआ है। कौन से हैं ये 3 डायमेंशन? एक है बेसिक ह्यूमन नीड्स, यानी कि मूलभूत आवश्यकताएं। एक है फाउंडेशन ऑफ वेलबींग, यानी हमारा जो स्वास्थ्य है, जो हमारा आरोग्य है, उसकी नींव क्या होनी चाहिए। और एक है अपॉर्चुनिटी। तो 3 ये डायमेंशन पे टिका हुआ है इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल
के द्वारा दिया जाने वाला सोशल प्रोग्रेस इंडेक्स। और यहाँ पे आप देख सकते हैं पुदुचेरी का स्कोर, ये स्कोर है उनका, है ना, सोशल प्रोग्रेस इंडेक्स का स्कोर है और रैंक 1 है। लक्षद्वीप नंबर 2 पे है, गोवा नंबर 3 पे है, सिक्किम जो है वो नंबर 4 पे है। चलिए अगला इंडेक्स है ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स। ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स ये देखिए ये है, और ये किसने दिया, इस रिपोर्ट पे पहले ही उस पे लिखा है नीचे लोगो, इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस। एक इंस्टीट्यूट है बहुत ही फेमस जिसका नाम है इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस, तो उसने इस इंडेक्स को दिया है। ये बेसिकली जो इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस है ये अलग अलग जगह पे है दुनिया में, इसका लेकिन हेडक्वार्टर कहाँ है, सिडनी, ऑस्ट्रेलिया में इसका हेडक्वार्टर है। बाकी इसके ब्रांचेस न्यूयॉर्क में है, मैक्सिको में है, ऑक्सफर्ड में है, लेकिन इसका हेडक्वार्टर सिडनी में है। इसने दिया है ये इंडेक्स ये बताता है कि कौन सा कंट्री आतंकवाद से यानी कि टेररिज्म से सबसे ज़्यादा प्रभावित है। तो इसमें नंबर 1 पे है अफगानिस्तान और नंबर 13 पे है इंडिया। मैं आपको दिखा देता हूँ रिपोर्ट, ये देखिए ये रिपोर्ट है। तो आप इसमें देख सकते हैं अफगानिस्तान की रैंक नंबर 1 है, ये अफगानिस्तान का स्कोर है। स्कोर आपको याद नहीं रखना, ठीक है। अफगानिस्तान की रैंक में कोई चेंज नहीं आया, यानी अफगानिस्तान पिछले साल भी नंबर 1 था और इस बार भी नंबर 1 है। इंडिया की बात करें तो इंडिया 13वें नंबर पे है। इंडिया भी पिछले साल भी 13वें नंबर पे था और इस साल भी 13वें नंबर पे है। तो कौन कौन से कंट्री हैं दुनिया के जहाँ पे टेररिज्म बहुत ज़्यादा है। अब आप देख सकते हैं इसमें अफ्रीका के कंट्री भी बहुत हैं, जैसे बर्किना फासो है, सोमालिया है, माली है, यहाँ पे नाइजीरिया हो गया, नाइजर हो गया, कैमरून हो गया, मोजाम्बिक हो गया, सब अफ्रीका की कंट्री हैं। तो अफ्रीका में जो इस्लामिक टेररिज्म है बहुत ज़्यादा है, ठीक है। इस पर हमने वीडियो भी बनाए हैं कई स्टडी IQ पे कि राइज ऑफ इस्लामिक टेररिज्म, आपने बोको हराम ग्रुप का नाम सुना होगा। तो जो इस्लामिक टेररिज्म है वो बहुत तेज़ी से अफ्रीका में फैल रहा है। तो ये क्लियर है आपको। तो नंबर 1 पे अफगानिस्तान है और नंबर 13 पे इंडिया है। चलिए अब बात करते हैं डेटा गवर्नेंस क्वालिटी इंडेक्स। ये अभी डिटेल नहीं आया है, इसमें बस ये बताया गया है कि सेकंड पोजीशन किसकी आई है। तो जो हमारा मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवे है, यानी कि हमारा जो बंदरगाह, नौवहन और जलमार्ग मंत्रालय, वो 66 मिनिस्ट्रीज में नंबर 2 पे आया है, ठीक है। डेटा गवर्नेंस क्वालिटी इंडेक्स। अब एक अच्छा सवाल ये है कि डेटा गवर्नेंस क्वालिटी इंडेक्स होता क्या है और कौन इसे देता है। तो एक नीति आयोग के अंतर्गत एक ऑफिस आता है या एक विभाग आता है जिसको बोलते हैं DMEO, यानी डेवलपमेंट मॉनिटरिंग एंड इवेल्युएशन ऑफिस। तो DMEO जो नीति आयोग के अधीन काम करता है वो इस इंडेक्स को रिलीज करता है, और ये इंडेक्स ये बताता है कि डेटा गवर्नेंस कहाँ पे बहुत अच्छा है। डेटा गवर्नेंस का मतलब क्या होता है, आप जो पॉलिसीज ले रहे हो, स्कीम्स बना रहे हो, जो भी फैसले ले रहे हो, उसमें डेटा का इस्तेमाल कितना कर रहे हो, तो उसको बोलते हैं डेटा गवर्नेंस। तो आजकल डेटा का ज़माना है, बिग डेटा एनालिटिक्स वगैरह हम लगाते हैं, तो हमें डेटा का इस्तेमाल जो है ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए। क्लियर। तो डेटा गवर्नेंस कितना मजबूत है ये दिखाता है ये इंडेक्स। आगे बढ़ते हैं। केरला स्टार्टअप मिशन। देखो भारत के बहुत सारे राज्य हैं जिनका स्टार्टअप मिशन है, जैसे तेलंगाना का टी हब है, वी हब है, मतलब स्टार्टअप्स को सपोर्ट करते हैं। तो केरला स्टार्टअप मिशन जो है उसको केसुम बोलते हैं। इसको दुनिया का सबसे बेहतरीन सरकारी बिजनेस इनक्यूबेटर का अवार्ड दिया UBI ग्लोबल ने। और UBI ग्लोबल जो है ये एक स्वीडन में बेस्ड इनोवेशन इंटेलिजेंस कंपनी है। इनके हिसाब से केरला का जो स्टार्टअप मिशन है वो पूरी दुनिया में सबसे बेहतरीन सरकारी स्टार्टअप मिशन है या सरकारी बिजनेस इनक्यूबेटर है। बिजनेस इनक्यूबेटर होता है जहाँ पे आप एक बिजनेस को जगह देते हो, एडवाइस देते हो सके तो पैसा भी डालते हो उसमें, तो सरकार पूरी हेल्प करती है। अभी सुपर कंप्यूटर की रैंक आई है, तो इंटरनेशनल सुपर कंप्यूटिंग कॉन्फ्रेंस हुआ था, कहाँ पे, जर्मनी में हुआ था। इसमें दुनिया के सबसे पावरफुल सुपर कंप्यूटर बताए गए हैं। तो भारत का सबसे पावरफुल सुपर कंप्यूटर यानी इंडिया में रैंक 1 है एरावत की, लेकिन दुनिया में ये 75 नंबर पे है, ठीक है। यानी भारत का एक सुपर कंप्यूटर अब दुनिया के टॉप 75 में आ गया है। ये बहुत गर्व की बात हमारे लिए है। इसका नाम है एरावत। और ये इंस्टॉल कहाँ पे किया गया ये भी आपको पता होना चाहिए, CDAC पुणे। CDAC क्या होता है, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग, यानी CDAC। ये मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स और IT के अधीन काम करने वाला एक संगठन है। तो CDAC पुणे में रखा है हमने एरावत को। भारत का दूसरा सबसे पावरफुल सुपर कंप्यूटर है परम सिद्धि AI, और परम सिद्धि AI भी CDAC पुणे में ही रखा है, लेकिन इसकी पूरी दुनिया में रैंक है 131। तीसरा सबसे पावरफुल है हमारा प्रत्युष सुपर कंप्यूटर। प्रत्युष सुपर कंप्यूटर हमने इंस्टॉल करा है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी, अगेन ये पुणे में है, भारत मौसम विज्ञान विभाग, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी। और हमारा चौथा सबसे पावरफुल सुपर कंप्यूटर जो है, बाय द वे प्रत्युष की जो रैंक है पूरी दुनिया में वो 169 है।
मिहिर। तो इसमें टॉप 500 की रैंक निकाली गई कि 500 दुनिया के सबसे पावरफुल सुपर कंप्यूटर कौन से हैं। भारत का जो चौथा सबसे पावरफुल सुपर कंप्यूटर है वो है मिहिर। मिहिर की जो रैंक है दुनिया में वो 316 है। और ये कहाँ पे इंस्टॉल किया है मिहिर हमने? ये नेशनल सेंटर फॉर मीडियम रेंज वेदर फॉरकास्टिंग नोएडा, वहाँ पे हमने इंस्टॉल करा है। और ये चारों ही कंप्यूटर जो हैं मेनली वेदर फॉरकास्टिंग के लिए ही इनका इस्तेमाल किया जाता है। और भारत ने अभी ये भी अनाउंस करा है कि भारत 18 सुपर कंप्यूटर और बनाएगा। हमारा पहला सुपर कंप्यूटर जो था वो था परम, ठीक है, फर्स्ट सुपर कंप्यूटर जो हमारा था। और पूरी दुनिया के ये 5 सबसे ताकतवर सुपर कंप्यूटर हैं। कम से कम नंबर 1 और नंबर 2 का नाम याद रखिए। मैं तो कहूँगा पांचों का नाम हो सके तो याद रखिए। पूरी दुनिया का सबसे पावरफुल सुपर कंप्यूटर है फ्रंटियर। फ्रंटियर को किसने बनाया? फ्रंटियर को अमेरिका ने बनाया। अमेरिका की कौन सी कंपनी ने? एचपी ह्यूलेट पैकर्ड, एचपी के लैपटॉप वगैरह भी आते हैं। दूसरा सबसे पावरफुल है फुगाकू। 2 साल पहले ये दुनिया का सबसे ताकतवर था फुगाकू, लेकिन पिछले साल और इस साल लगातार फ्रंटियर नंबर 1 है। फुगाकू जापान ने बनाया है। तीसरा सबसे पावरफुल है लूमी। लूमी को फिनलैंड ने बनाया है। चौथा सबसे पावरफुल है लियोनार्डो, जिसको इटली ने बनाया है। और पांचवा है समिट, जिसको अमेरिका की कंपनी आईबीएम ने बनाया है। तो ये 5 दुनिया के सबसे पावरफुल सुपर कंप्यूटर हैं। अब बात करते हैं नेशनल मैन्युफैक्चरिंग इनोवेशन सर्वे। ये डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के द्वारा दिया जाता है। किसके साथ मिलकर? यूनिडो के साथ मिलकर। यूनिडो का हेडक्वार्टर ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में है। और यूनिडो बोलते हैं यूनाइटेड नेशंस इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। तो ये एक बड़ा अच्छा सवाल है कि जो ये सर्वे होता है नेशनल मैन्युफैक्चरिंग इनोवेशन सर्वे, इसे कौन कराता है? और ऑप्शन में कंफ्यूजिंग दे देते हैं, जैसे आरबीआई दे देंगे तो कई बच्चे आरबीआई मार्क कर देंगे। इसमें भटकाने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस डाल देंगे, लेकिन इसको करवाता है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। और ये डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी कौन से मिनिस्ट्री के अंडर काम करता है? मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में 2 डिपार्टमेंट आते हैं, एक तो डीएसटी यानी डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, और एक डीबीटी यानी डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। इन दोनों से मिलकर बनता है मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो ये जो डीएसटी है वो करवाता है यूनिडो के साथ मिलकर, ठीक है। तो नेशनल मैन्युफैक्चरिंग इनोवेशन सर्वे, भारत का सबसे इनोवेटिव स्टेट कौन सा है मैन्युफैक्चरिंग में? वो है कर्नाटक। वो है कर्नाटक। लेकिन अगर आपसे पूछें इनोवेटिव कंपनियां सबसे ज्यादा कहां पे हैं, तो वो आंसर है तेलंगाना, ठीक है ना। तेलंगाना में 46% शेयर है। मतलब जितनी भी भारत में बहुत इनोवेटिव कंपनियां हैं जो कि मैन्युफैक्चरिंग के अंदर इनोवेशन करती हैं, सबसे ज़्यादा तेलंगाना में है। लेकिन इंडेक्स को टॉप किया कर्नाटक ने, क्योंकि और भी क्राइटेरिया होते हैं, सिर्फ यही क्राइटेरिया नहीं होता कि किस राज्य में जो है सबसे ज़्यादा है। आप यहाँ पे रैंकिंग देख सकते हैं। ये सारे जो स्क्रीनशॉट आप देख रहे हैं ये ऑफिशियल पीडीएफ से लिए गए हैं, सरकारी पीडीएफ से, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कर्नाटका इसमें नंबर 1 है, तेलंगाना नंबर 3 पे है। तो नंबर 2 पे कौन है फिर? नंबर 2 पे है दादरा नगर हवेली और दमन और दीव। दादरा नगर हवेली और दमन और दीव नंबर 2 पे है ओवरऑल। तो इसमें ओवरऑल रैंकिंग निकाली गई है, कैटेगरीज बनाई है नो डाउट, लेकिन कैटेगरीज की अलग से रैंक नहीं दी है। तो इसमें कर्नाटक नंबर 1 है, राज्यों में तेलंगाना नंबर 3 पे है, तमिलनाडु नंबर 4 पे है, और नंबर 2 पे है कर्नाटक के बाद दादरा नगर हवेली और दमन एंड दीव। इज दैट क्लियर? तो कर्नाटक सबसे इनोवेटिव हमारा जो है राज्य है मैन्युफैक्चरिंग में, ये कहता है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। चलिए अब आगे बात करते हैं स्टेट एनर्जी एफिशिएंसी इंडेक्स की। ये आया है अभी 2022 के लिए एकदम लेटेस्ट। इसको कौन देता है? इसको ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी देता है। ये हमारे ऊर्जा मंत्रालय यानी मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अधीन काम करने वाला एक डिपार्टमेंट है, एक विभाग है, एक ऑर्गेनाइजेशन है। तो स्टेट एनर्जी एफिशिएंसी इंडेक्स ये बताता है ऊर्जा दक्षता यानी एनर्जी कंजर्वेशन के लिए कौन बहुत अच्छा काम कर रहा है। एनर्जी एफिशिएंट भारत का कौन सा राज्य है जो बहुत अच्छा है, वो ये बताता है। तो मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अधीन ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी आता है, वो इसको देता है। किसके साथ मिलकर? एक संगठन है जिसको बोलते हैं AEEE यानी अलायंस फॉर एन एनर्जी एफिशिएंट इकोनॉमी, उसके साथ मिलकर देता है, ठीक है। अगर आप सिर्फ BEE याद रखेंगे तो भी काम चल जाएगा, लेकिन BEE प्लस AEEE ये मिलकर देते हैं इसे, क्लियर। और इसमें 7 सेक्टर होते हैं जिनको एनालाइज करा जाता है, 50 इंडिकेटर होते हैं टोटल। ये 7 सेक्टर हैं, जैसे बिल्डिंग्स, मतलब बिल्डिंग में एनर्जी एफिशिएंसी कहाँ है, इंडस्ट्री में कहाँ है, म्युनिसिपल सर्विसेज, ट्रांसपोर्ट, एग्रीकल्चर, डिस्कॉम, डिस्कॉम बोलते हैं पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज को, और क्रॉस सेक्टर। तो इसमें किसने अच्छा परफॉर्म किया? देखो अब इसमें मैं आपको ये दिखा देता हूँ। ये देखिए यहाँ पे ना जो आपका स्कोर आया स्टेट्स का, वो मैंने आपको 7 क्राइटेरिया दिखाए थे, 7 जो उसके वो हैं, ये देखिए ये हैं 7 सेक्टर। 7 सेक्टर का एक स्कोर देते हैं। अब ये स्कोर अगर आपका 30 से कम है तो आप अभी एस्पिरेंट हैं, अगर 30 से
49.5 के बीच में है तो आप कंटेंडर हैं, 50 से 60 है तो अच्छा कर रहे हैं आप, यानी अचीवर हैं। लेकिन अगर आपका 60 से ज़्यादा है तो मतलब आप एकदम टॉप यानी फ्रंट रनर हैं। अब यहाँ पे ये मैप अगर आप देखेंगे तो इसमें जो ये सबसे डार्क कलर है ना, सबसे डार्क मतलब ये सबसे डार्क, आप देख सकते हैं भारत के जो 5 राज्य हैं, भारत के 5 राज्य ऐसे हैं, राजस्थान हो गया है ना, तेलंगाना हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, कर्नाटक हो गया और केरल हो गया। तो ये 5 हैं जो सबसे डार्क में, ये हैं फ्रंट रनर जिनका स्कोर 60 से ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है आपको दिखा देता हूँ। कर्नाटक का सबसे ज़्यादा है पूरे इंडिया में, तो इंडिया में पूरे इंडिया में टॉप करा है कर्नाटक ने स्टेट एनर्जी एफिशिएंसी इंडेक्स को, इसका स्कोर है 82.5। आंध्र प्रदेश का है 77.5, तेलंगाना का है 74, केरला का है 68.5 और राजस्थान का है 67। तो ये 5 राज्य हैं जो फ्रंट रनर हैं। तो कौन कौन से फ्रंट रनर हैं, टॉप परफॉर्मिंग स्टेट कौन से हैं? आंध्रा, कर्नाटक, केरला, राजस्थान और तेलंगाना, इन सब का स्कोर 60 से ज़्यादा है। फिर 4 राज्य हमारे ऐसे हैं जो 50 से 60 के बीच में हैं, जिनका अचीवर है। इनके नाम याद रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन टोटल याद रख लो कितने हैं। तो टोटल 4 हैं, 5 हैं जो फ्रंट रनर हैं और 4 हैं जो अचीवर हैं। अचीवर हैं असम, हरियाणा, महाराष्ट्र और पंजाब। क्लियर? तो ये ध्यान रखिए, यानी कर्नाटक ने टॉप करा है पूरे इंडिया में। अगर आपसे पूछें नॉर्थ ईस्ट में किसने टॉप करा है, तो नॉर्थ ईस्ट में असम ने टॉप करा है, और यूनियन टेरिटरी में किसने टॉप करा है, तो चंडीगढ़ ने टॉप करा है। तो ये इंडेक्स है हमारा एनर्जी एफिशिएंसी इंडेक्स। चलिए अगला इंडेक्स आपको दिखाता हूं। ये देखिए ओईसीडी ने दिया है इसे, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कॉपरेशन एंड डेवलपमेंट, जिसका हेडक्वार्टर पेरिस में है, फ्रांस की राजधानी। ये इंडेक्स है सर्विसेज ट्रेड रिस्ट्रिक्टिवनेस इंडेक्स। ये बताता है कि जो सर्विसेज सेक्टर है ना, उसमें रिस्ट्रिक्शंस जो हैं, उसमें रिस्ट्रिक्शन जो है वो किसमें बहुत ज़्यादा है। तो ये बताता है ये इंडेक्स कि रिस्ट्रिक्शंस सर्विसेज सेक्टर में कहाँ पे हैं। तो ऑब्वियसली जैसे रशिया में है तो रशिया की रैंक बहुत ख़राब है इसमें, तो ऐसे। तो इसमें 50 कंट्रीज़ जो हैं उनकी वो की गई रैंकिंग, और 50 में भारत नीचे से चौथे नंबर पे है। तो भारत की जो रैंक है, भारत लास्ट 5 में है, आखिरी के 5 कंट्रीज़ में है भारत, नीचे से चौथे नंबर पे है। हमारी रैंक है 47 आउट ऑफ 50 कंट्रीज़, राइट। तो सर्विसेज सेक्टर में हमें डेफिनेटली बहुत इंप्रूव करना है। तो ये इंडेक्स जो है STRI यानी सर्विसेज ट्रेड रिस्ट्रिक्टिवनेस इंडेक्स, ये बताता है कि जो स्ट्रेटेजिक सर्विसेज होते हैं उनमें क्या रिस्ट्रिक्शंस हैं। जैसे फॉर एग्जांपल फ्रीट ट्रांसपोर्ट, लॉजिस्टिक्स है, अकाउंटिंग सर्विसेज, लीगल सर्विसेज, इन सब में रिस्ट्रिक्शंस के बारे में ये बताता है। ठीक है, तो भारत को काफ़ी इंप्रूव करना है। सबसे आखिरी रैंक है इसमें इंडोनेशिया की, यानी इंडोनेशिया लास्ट परफॉर्म किया है उसने। जापान नंबर 1 है, जापान बेस्ट कंट्री है, इसमें कोई ज़्यादा सर्विसेज के ऊपर जो है रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। ब्रिटेन दूसरे नंबर पे है और नेदरलैंड इसमें तीसरा बेस्ट कंट्री है। क्लियर? चलिए अब हम बात करते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, बौद्धिक संपदा की। बौद्धिक संपदा जो होती है आपकी अपनी क्रिएशन होती है। आप कुछ भी नया करते हैं, आप कोई गाना लिखते हैं, कोई किताब लिखते हैं, तो वो आपकी क्रिएशन है, आपकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है। उसको आप पेटेंट करवा सकते हैं जिससे कोई दूसरा उसका इस्तेमाल ना कर पाए। तो अगर मैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स की बात करूं तो अमेरिका ऑब्वियसली इसमें बेस्ट कंट्री है, ब्रिटेन नंबर 2 है और फ्रांस नंबर 3 पे है। इसको दिया है US चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने। यह 11वीं बार आया है, जैसा कि आप यहाँ रिपोर्ट के फ्रंट पेज पे देख सकते हैं। और भारत की रैंक क्या है? भारत की रैंक है 42। पिछले साल हमारी रैंक थी 41, लेकिन इस बार हम एक पायदान पीछे खिसक गए हैं, तो इस बार हमारी रैंक पीछे पहले से खराब हो गई है। इसमें हमारी रैंक है 42। इज दैट क्लियर? हालांकि भारत इंप्रूव कर रहा है, नो डाउट, लेकिन खास तौर पे पेटेंट पे हम बहुत पीछे हैं। भारत में जो पेटेंट प्रोटेक्शन है ना, वो उतनी अच्छी नहीं है। इसलिए आप देखते हैं कि कोई किसी का गाना चोरी कर लेता है। क्यों गाना चोरी कर लेता है? क्योंकि उतने स्ट्रॉन्ग पेटेंट प्रोटेक्शन नहीं है यहाँ पे, उतने स्ट्रॉन्ग कॉपीराइट वगैरह नहीं है यहाँ पे, लॉज वगैरह। इसलिए आप देखेंगे बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो लीक हो जाती हैं, पायरेट हो जाती हैं आसानी से, ये सब हो जाती हैं। तो वो इसलिए हो पाता है क्योंकि हमारे यहाँ पेटेंट वगैरह के जो वो हैं वो उतने अच्छे नहीं हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि US जो है वो नंबर 1 है, UK नंबर 2, फ्रांस नंबर 3 और भारत यहाँ पे है, यानी कि भारत 42nd पोजीशन पे है। अब बात करते हैं NIRF रैंकिंग की। NIRF रैंकिंग पहली बार आई थी 29 सितंबर 2015। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन देता है इन्हें। उस समय बोलते थे मिनिस्ट्री ऑफ HRD। जब ये रैंकिंग आई थी पहली बार 2015 में, तब मानव संसाधन विकास मंत्रालय बोलते थे इस शिक्षा मंत्रालय को। तो बहुत सारे पैरामीटर होते हैं, जैसे कौन सा कॉलेज या यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट है जहाँ पे टीचिंग, लर्निंग एंड रिसोर्स कैसे हैं, रिसर्च एंड प्रोफेशनल प्रैक्टिस कैसी है, ग्रेजुएशन आउटकम कैसे हैं, आउटरीच एंड इंक्लूसिविटी, पीयर परसेप्शन कैसा है।
तो उनमें रैंकिंग आती है। एक मैं आपको बताता हूँ, ओवरऑल पूरे इंडिया में ओवरऑल बेस्ट संस्थान, बेस्ट जो इंस्टीट्यूशन है वो कौन सा है, वो है आईआईटी मद्रास। तो आईआईटी मद्रास ओवरऑल नंबर 1 है। अब ओवरऑल आपको नंबर 1, 2 और 3 याद रखने हैं। तो आईआईटी मद्रास नंबर 1 है, भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलोर यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर नंबर 2 है, और आईआईटी दिल्ली नंबर 3 पे है। तो टॉप 3 आपको याद रखने हैं। ये ओवरऑल हमारे बेस्ट भारत के इंस्टीट्यूशंस हैं। अब यूनिवर्सिटी की बात करते हैं, भारत की बेस्ट यूनिवर्सिटी कौन सी है। तो पहले नंबर पे है भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलोर। अब सावधान हो जाना, क्योंकि ओवरऑल में ये दूसरे नंबर पे है, लेकिन यूनिवर्सिटी में ये पहले नंबर पे है। क्लियर। तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर भारत की बेस्ट यूनिवर्सिटी है। जेएनयू भारत की दूसरी बेस्ट यूनिवर्सिटी है, दिल्ली में है जेएनयू। और जामिया मिलिया इस्लामिया भारत की तीसरी बेस्ट यूनिवर्सिटी है, ये भी दिल्ली में है। कॉलेज की बात करते हैं, भारत का बेस्ट कॉलेज कौन सा है। मिरांडा हाउस, ये पिछले 3-4 साल से लगातार नंबर 1 है, दिल्ली में है। हिंदू कॉलेज दिल्ली नंबर 2 है, और प्रेसिडेंसी कॉलेज चेन्नई नंबर 3 पे है। रिसर्च में भारत का बेस्ट कॉलेज कौन सा है, तो वो है अगेन भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलोर। एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। रिसर्च में भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलोर नंबर 1 है। आईआईटी मद्रास इसमें नंबर 2 पे खिसक गया है, और आईआईटी दिल्ली नंबर 3 पे है। आप सिर्फ नंबर 1 भी याद रखेंगे तो काम चल जाएगा। इंजीनियरिंग में भारत में बेस्ट कौन है, अगेन आईआईटी मद्रास। तो ओवरऑल भी नंबर 1 है आईआईटी मद्रास, और इंजीनियरिंग में भी नंबर 1 है आईआईटी मद्रास। एग्रीकल्चर और एलआईडी सेक्टर, ये पहली बार आई है रैंकिंग इस बार, 2015 से पहली बार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज की भी रैंक आई। तो भारत का बेस्ट एग्रीकल्चर कॉलेज कौन सा है, वो है पूसा इंस्टीट्यूट दिल्ली। पूसा इंस्टीट्यूट पूसा रोड पे है, इसलिए उसको पूसा इंस्टीट्यूट बोलते हैं। इसका नाम है भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, यानी इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये पहले नंबर पे है। दूसरे नंबर पे है राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल में, एनडीआरआई। ये भारत का एग्रीकल्चर में बेस्ट दूसरे नंबर पे है। और पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी लुधियाना नंबर 3 पे है, जिसको बोलते हैं पंजाब कृषि विश्वविद्यालय, नंबर 3 पे है। इसी तरह से इनोवेशन की रैंकिंग भी पहली बार आई है। पहली बार बताया है कि इनोवेशन के मामले में भारत में नंबर 1 कौन है। और यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे मैंने आपको रिसर्च बताया था, तो कई लोग रिसर्च और इनोवेशन में कंफ्यूज हो जाते हैं। देखो, रिसर्च होता है शोध करना, और इनोवेशन होता है नवाचार करना। तो रिसर्च में नंबर 1 है भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलोर, लेकिन इनोवेशन में नंबर 1 है आईआईटी कानपुर। आईआईटी कानपुर यूपी कानपुर में है, तो वो नंबर 1 है। इसके अलावा कुछ और भी बताई थी, जैसे मेडिकल कॉलेज, डेंटल कॉलेज, फार्मेसी कॉलेज, उतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। एमबीए कॉलेज आईएम अहमदाबाद है, मेडिकल कॉलेज एम्स है दिल्ली का, तो वो सब अंडरस्टूड है, उतना आता नहीं, उतना डीप नहीं आएगा। अब मैं बात करता हूँ सबसे पावरफुल पासपोर्ट। इसमें काफ़ी लोगों को कन्फ्यूज़न होती है, तो और कन्फ्यूज़न होनी भी चाहिए, क्योंकि रैंकिंग हर रोज़ चेंज होती है, एवरी डे। लेकिन अगर क्वेश्चन आए तो आपको वही रैंकिंग बतानी है जो जब रिपोर्ट हुई पूरे साल की, तब जो न्यूज़ में आई, क्योंकि ये रैंकिंग काफ़ी वॉलेटाइल होती है, काफ़ी डायनामिक होती है, हर रोज़ चेंज होती है। ये बताता है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स कि सबसे ताकतवर पासपोर्ट किस कंट्री का है। और ये पासपोर्ट किस बेसिस पे डिसाइड करते हैं, अगर किसी कंट्री का मेरे पास पासपोर्ट है तो बिना वीज़ा के मैं कितने कंट्रीज में जा सकता हूँ, उसको बोलते हैं आपका मोबिलिटी स्कोर। तो इसमें इंडिया की रैंक है 85। आप देख सकते हैं सबसे ताकतवर पासपोर्ट है जापान का। अगर आपके पास जापान का पासपोर्ट है तो आप 193 कंट्रीज में जा सकते हैं, और आपको वीज़ा फ्री अराइवल है। ठीक है, वीज़ा की ज़रूरत नहीं है। दूसरा सबसे पावरफुल है सिंगापुर और साउथ कोरिया दोनों का, 192। अगेन ये इंडेक्स जनवरी में आया था, तो अगर एग्जाम में पूछें भारत की रैंक क्या है, तो भारत की रैंक है 85। भारत की रैंक है 85। इज दैट क्लियर। अगर आपके पास भारत का पासपोर्ट है तो आप कितने कंट्री जा सकते हैं बिना वीज़ा के, आप 59 कंट्रीज ट्रैवल कर सकते हैं बिना वीज़ा के। जापान का सबसे पावरफुल पासपोर्ट है, और सबसे जो कम पावरफुल पासपोर्ट है वो अफगानिस्तान का। अगर आपके पास अफगानिस्तान का पासपोर्ट है तो आप सिर्फ 27 कंट्री हैं जहां बिना वीज़ा के जा सकते हैं। और आपको एक मजे की बात बताता हूँ, ये रैंकिंग तो जनवरी में आई थी, अभी जून चल रहा है, 5 महीने हो गए, 5 महीने में ऑलरेडी चेंज हो गई है। ठीक है, ये सिर्फ मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। ये ऑफिशियल वेबसाइट है henley.com, उस पर आप देख सकते हैं। अभी सिंगापुर नंबर 1 हो गया है ना, सिंगापुर नंबर 1 हो गया, जैसे कि आप देख रहे हैं, क्योंकि इसमें तो जापान नंबर 1 है। तो एग्जाम में आए तो वही आपको जापानी मार्क करना है, लेकिन वैसे मैं बता रहा हूँ ये रैंकिंग कितनी वोलाटाइल होती है। इवन अगर आप देखें इंडिया, तो इंडिया की रैंकिंग भी चेंज हो गई है। इंडिया की रैंकिंग इसमें जो मैंने आपको बताई वो 85 है, लेकिन यहाँ पे 86 दिखा रहा है ऑफिशियल वेबसाइट पे। ठीक है ना। और इंडिया का पासपोर्ट अगर आपके पास है तो आप 59 कंट्री जा सकते हैं, यानी ये तो ठीक है 59, लेकिन जो रैंकिंग है वो हमारी थोड़ी सी 85 से 86 हो गई है, लेकिन आपको 85 भी मार्क करना है एग्जाम में। ऐसे ही एक पासपोर्ट इंडेक्स एक और कंपनी देती है जिसका नाम है आर्टन कैपिटल। आर्टन कैपिटल का पासपोर्ट इंडेक्स नया है रिलेटिवली, हेनले बहुत पॉपुलर है, लेकिन आर्टन कैपिटल भी पासपोर्ट इंडेक्स देता है। इनके हिसाब से दुनिया का सबसे ताकतवर पासपोर्ट है यूएई का, यानी संयुक्त अरब अमीरात।
मैं रिपीट करता हूँ, संयुक्त अरब अमीरात। और इनकी रैंकिंग में जो भारत की जो रैंक है पासपोर्ट की वो 144 है। पिछले साल 138 थी, तो 6 पायदान हम नीचे खिसक गए हैं। अब आप कहेंगे इतना डिफरेंस कैसे हो सकता है? कहने का मतलब ये है कि हमारी जो, देखो अब यहाँ पे इंडिविजुअल वर्ड यूज कर रहा है वो, मतलब समझ में आया आपको? मतलब समझाता हूँ, देखो जैसे आप इस इंडेक्स को देखो यहाँ पे नीचे, ये ऑफिशियल जो फाइल है उससे लिया गया है। यूएई का पासपोर्ट सबसे ताकतवर है, ठीक है। अब सेकंड सबसे पावरफुल किस किस का है? स्वीडन, जर्मनी, फिनलैंड और स्पेन, और भी कंट्रीज हैं। तो ये सारे ही सेकंड हैं, तो थर्ड रैंकिंग वाले को फायदा हो गया ना। मान लो थर्ड पे कोई कंट्री है XYZ, और मान लेते हैं सेकंड पोजीशन पे 5 कंट्री हैं, तो ये थर्ड नहीं है वैसे, क्योंकि इससे ऊपर तो 5 और 1 6 यानी 7वें नंबर पे होना चाहिए ना ये। और जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपको ये रैंकिंग दिखाई यहाँ पे, ये देखिए, और मैंने आपको कहा कि इसमें सिंगापुर और साउथ कोरिया दोनों ही दूसरे नंबर पे हैं, जर्मनी और स्पेन दोनों ही तीसरे नंबर पे हैं, फिनलैंड, इटली और लग्जमबर्ग तीनों कंट्री चौथे नंबर पे हैं, तो इसलिए रैंकिंग इंप्रूव हो जाती है। अब मैं आपसे पूछूं, मान लो कि जर्मनी से ताकतवर कितने कंट्रीज का पासपोर्ट है? तो जर्मनी से ताकतवर सिंगापुर, साउथ कोरिया, जापान 3 कंट्री का है ना। लेकिन जर्मनी की रैंकिंग थर्ड है, तो फोर्थ होनी चाहिए, इससे पावरफुल 3 का है। तो वो मैं कहना चाह रहा हूं, क्योंकि उससे ऊपर जो रैंकिंग होती है वो काफी सारे कंट्री शेयर करते हैं, इसलिए रैंकिंग थोड़ी ठीक लगती है देखने में। तो जो ये आर्टन कैपिटल है ना, ये दोनों बताता है कि इंडिया की इंडिविजुअली रैंक कितनी है। इंडिविजुअली 144 है। 144 का मतलब यह है कि भारत से ताकतवर 143 कंट्रीज हैं। हाँ, लेकिन वैसे रैंक देखें हमारी, तो वैसे 71 है, ठीक है। वैसे हमारी 71 हो जाती है, क्योंकि ऑब्वियसली कई कंट्रीज रैंक शेयर करते हैं। और हमारा मोबिलिटी स्कोर कितना है? 70। यानी आर्टन कैपिटल ये कहता है कि अगर भारत का पासपोर्ट आपके पास है तो आप 70 कंट्री वीजा फ्री ट्रैवल कर सकते हैं। तो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में और आर्टन कैपिटल इंडेक्स में डिफरेंस होता है, क्योंकि उनके अपने अपने कैलकुलेशन के तरीके होते हैं, क्राइटेरिया अलग होते हैं, तो इसीलिए ये सारे उसमें फ़र्क आता है। क्लियर? और आपको मज़े की बात दिखाता हूँ, यहाँ पे मैंने आपको क्या बताया, इंडिया की रैंक 71 है ना, और हमारा स्कोर 70 है। हमारा स्कोर 70 है और रैंक हमारी 71 है। लेकिन अभी देखिए, ये इंडेक्स आया था, आई थिंक फरवरी में आया था, और अभी ऑलरेडी चेंज हो गया है। हमारी रैंक 70 हो गई है और हमारा स्कोर 71 हो गया है। यानी हमारी रैंकिंग 71 से 70 हो गई है 5 महीनों में। लेकिन एग्जाम में आए तो आपको 71 ही मार्क करनी है, यही मैं कह रहा हूँ। क्योंकि इतना फ्रीक्वेंटली अगर आप अपडेट करेंगे तो इस पर क्वेश्चन बनेगा ही नहीं, क्योंकि डायनामिक है ये। इसलिए जब हर साल में एक बार रिलीज हो जाता है जनवरी में, तभी की रैंकिंग मानी जाती है एग्जाम में। चलिए अब हम बात करते हैं रिपोर्ट की। एक रिपोर्ट भारत के टाइगर रिजर्व्स में करवाई गई थी, जिसका नाम था MEE, यानी मैनेजमेंट इफेक्टिवनेस इवेलुएशन। तो ये भारत सरकार ने सर्वे कराया था भारत के टाइगर रिजर्व में। ऑफिशियली बताऊं तो भारत में 53 टाइगर रिजर्व है ऑफिशियली। वैसे 53 से ज़्यादा हो गए हैं डिक्लेयर, लेकिन उनकी नंबरिंग होते होते टाइम लग जाता है, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट डिक्लेयर कर देता है, फिर वो NTCA के पास भेजता है, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, भारत सरकार, फिर वो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट को रिपोर्ट जाती है, फिर वहाँ से अप्रूव होता है, तब जाके होता है। उसमें टाइम लगता है काफ़ी। जैसे जैसे अभी अरुणाचल प्रदेश ने डिक्लेयर कर दिया जो दिबांग टाइगर रिजर्व है, लेकिन अभी टाइम लगेगा, है ना, टाइम लगता है इन चीज़ों में। तो ऑफिशियली 53 टाइगर रिजर्व है भारत सरकार की ऑफिशियल वेबसाइट के हिसाब से। तो इनमें यह कराया गया कि भाई सबसे अच्छा प्रबंधन कहाँ पे है, सबसे अच्छा मैनेजमेंट कहाँ पे है। तो ये रिपोर्ट है, और ये 5वीं बार ये रिपोर्ट आई है। तो ये देखिए, ये है भारत के सबसे बेस्ट टाइगर रिजर्व। नंबर 1 पे है पेरियार टाइगर रिजर्व। पेरियार टाइगर रिजर्व कहाँ पे है? पेरियार टाइगर रिजर्व केरल में है। लेकिन सावधान, अभी एक नई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनी है जिसका नाम है थंतई पेरियार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये कहाँ पे बनी है? ये तमिलनाडु में बनी है। एक्चुअली पेरियार तो एक व्यक्ति थे, पेरियार व्यक्ति थे, उनके नाम पे रखा है ये नाम। तो द्रविडियन मूवमेंट के पिता कहे जाते हैं पेरियार। तो पेरियार जो है, पेरियार टाइगर रिजर्व जो है वो केरल में है, लेकिन थंथई पेरियार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नई बनी है, वो तमिलनाडु में है। तो ये नंबर 1 है। भारत का दूसरा सबसे बेस्ट टाइगर रिजर्व है सतपुरा टाइगर रिजर्व। इसका स्कोर आप देख सकते हैं यहाँ पे। बांदीपुर कर्नाटक में तीसरे नंबर पे है। ये बांदीपुर को बांदीपोरा से कंफ्यूज मत करना, एक जगह है बांदीपोरा जो जम्मू कश्मीर में, वो अलग है। ये बांदीपुर है कर्नाटक वाला। और नागर होले ये भी कर्नाटक का है। कान्हा, कान्हा का है, कान्हा जो ये होते हैं बारासिंगा, बारासिंगा समझते हो आप, स्वम्प डियर, उसके लिए मशहूर है। यूपी MP का स्टेट एनिमल है, तो MP में है कान्हा टाइगर रिजर्व। फिर ऐसे तो आप बस टॉप 3 याद रख लो, पेरियार, सतपुड़ा और बांदीपुर। सतपुड़ा कहाँ है? मध्य प्रदेश में। पेरियार कहाँ है? केरल। और बांदीपुर कहाँ है? कर्नाटक। ये 3 बेस्ट टाइगर रिजर्व हैं भारत के, तो ये ध्यान रखिए। चलिए अब बात करते हैं इंडिया जस्टिस रिपोर्ट। टाटा ट्रस्ट देता है इस रिपोर्ट को।
टाटा ट्रस्ट ये बताता है कि कौन सा भारत का राज्य है जो न्याय देने में बहुत अच्छा है, यानी न्याय देना है, लोग वहाँ पे न्याय पा सकते हैं, तो उस सब में बेस्ट कौन सा है, तो उसमें कर्नाटक ने टॉप करा है बड़े राज्यों में। ठीक है, यानी लार्ज और मिड साइज जो राज्य हैं उनमें, लार्ज और मिड साइज का मतलब ये है जहाँ पे जनसंख्या 1 करोड़ से ज़्यादा है। सिक्किम ने टॉप करा है छोटे राज्यों में। छोटे राज्य वो हैं जिनकी जनसंख्या 1 करोड़ से कम है। तो आप देख सकते हैं कर्नाटक नंबर 1 है इसमें, तमिलनाडु नंबर 2, तेलंगाना नंबर 3। अगर आप कर्नाटक सिर्फ याद रखें उतना भी काम चल जाएगा। कर्नाटक भारत में न्याय देने के मामले में सबसे बेस्ट है, और सिक्किम जो है वो छोटे राज्यों में सबसे बेस्ट है। अब हम बात करते हैं वाटर बॉडीज का सर्वे कराया, पहली बार करवाया, जल शक्ति मंत्रालय ने करवाया। जल शक्ति मंत्रालय बना ही 2019 में, उससे पहले नहीं था जल शक्ति मंत्रालय। वो अलग अलग मंत्रालय थे, जल संसाधन, गंगा सफाई और वो सब, तो उनको मिला के सबको एक मंत्रालय बना दिया जिसका नाम रख दिया जल शक्ति मंत्रालय। इज दैट क्लियर? अब जल शक्ति मंत्रालय ने क्या सर्वे कराया, ये देखिए बहुत लंबी रिपोर्ट है वैसे ये। इसमें उन्होंने ये कहा कि भाई भारत में वाटर बॉडीज मतलब होते हैं पानी के स्रोत, पानी के स्रोत सबसे ज्यादा कहाँ पे हैं? तो कहाँ पे हैं? तो अलग अलग जगह पे हैं, है ना। मैं आपको इंडिविजुअली सारी रिपोर्ट्स दिखाऊंगा। अब जैसे देखो, वेस्ट बंगाल में सबसे ज़्यादा है जल के स्रोत। वेस्ट बंगाल में तालाब भी सबसे ज़्यादा है और रेजर्वोयर भी सबसे ज़्यादा है। तमिलनाडु में झीलें सबसे ज़्यादा हैं। आंध्र प्रदेश में टैंक सबसे ज़्यादा है। महाराष्ट्र में जल संरक्षण योजनाएं सबसे ज़्यादा हैं। वाटर कंजर्वेशन स्कीम सबसे ज़्यादा है। आइए इंडिविजुअली स्टडी करते हैं। सबसे पहले देखते हैं पानी के स्रोत। तो पूरे भारत में कितने पानी के स्रोत हैं, चाहे वो तालाब हो, चाहे वो टैंक हो, चाहे वो लेक हो, चाहे वो कुछ भी हो। टोटल पानी के स्रोत कितने हैं? तो भारत में 24,24,000 पानी के स्रोत हैं। इनमें सबसे ज़्यादा कहाँ पे हैं? सबसे ज़्यादा है वेस्ट बंगाल में। कितने? 7.5 लाख के आसपास, 7,47,000। ये एग्जैक्ट नंबर याद रखने की आवश्यकता नहीं है। और सबसे कम कहाँ पे है? सिक्किम में सिर्फ 134 पानी के स्रोत हैं। दैट्स इट। तो 7.47 लाख। और बंगाल में भी अगर मैं आपको बताऊं, 7.5 लाख में 3.5 लाख तो सिर्फ एक ही जिले में है, और वो है साउथ 24 परगना जिला। साउथ 24 परगना जिला। तो साउथ 24 परगना जिला पूरे भारत का नंबर 1 जिला है जहां पे वाटर बॉडीज यानी पानी के स्रोत सबसे ज्यादा हैं, और राज्यों में बंगाल नंबर 1 है। तो बंगाल नंबर 1 पे है। बंगाल के बाद, बंगाल में 7.5 लाख हो गए मैंने बता दिए। दूसरे नंबर पे यूपी है। यूपी में पूरे भारत के 10%, पूरे भारत में जितने भी पानी के स्रोत हैं 30.8% यानी 7.5 लाख बंगाल में है। यूपी दूसरे नंबर पे है, यूपी में है 10% यानी लगभग 2.5 लाख। आंध्र प्रदेश नंबर 3 पे है। अब अगर आप देखें भारत में जो टोटल वाटर बॉडी हैं उनमें सबसे ज्यादा किस तरह के जल के स्रोत हैं, तो भारत में तालाब सबसे ज्यादा है। भारत में जितने भी वाटर बॉडी हैं लगभग 24,24,000, उनमें ऑलमोस्ट 59% तो तालाब हैं। पौंड सबसे ज्यादा हैं। पौंड के बाद टैंक दूसरे नंबर पे सबसे ज्यादा हैं। समझ में आया आपको? तो नंबर 1 याद रख लो, भारत में तालाब जो है वो सबसे ज्यादा है। अब अगर मैं बात करूं आपको वाटर बॉडी, तो मैंने आपको बताया था बंगाल में जैसे हमारे 24,24,540 जल के स्रोत हैं पूरे इंडिया में, तो बंगाल में कितने हैं? 30% यानी लगभग 7.5 लाख। यूपी में नंबर 2 है, लगभग 2.5 लाख, 10% ऑफ द टोटल। और आंध्रा नंबर 3 पे है। तालाब की बात करते हैं। भारत में सब जो तालाब कहां पे हैं, सिर्फ तालाब, तो वो बंगाल नंबर 1 है, यूपी नंबर 2 है। टैंक की बात करते हैं, आंध्र प्रदेश नंबर 1 है, उड़ीसा नंबर 2 है। झीलों की बात करते हैं, तमिलनाडु नंबर 1 है, बिहार नंबर 2 पे है। तो तमिलनाडु के बाद बिहार में जो झीलें हैं, जो लेक हैं, वो सबसे ज्यादा हैं। रेजर्वोयर की बात करते हैं। रेजर्वोयर बंगाल नंबर 1 है, झारखंड नंबर 2 है। वाटर कंजर्वेशन स्कीम की बात करते हैं, जो बांध वगैरह होते हैं, वो चेक डैम वगैरह या जल संरक्षण योजनाएं, तो वो महाराष्ट्र नंबर 1 है, और आंध्र प्रदेश जो है वो नंबर 2 पे है। इज दैट क्लियर? तो ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं, वर्ल्ड बैंक का एक इंडेक्स है जिसको बोलते हैं लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस इंडेक्स। लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स जो है ये क्या बताता है? ये बताता है कि लॉजिस्टिक्स क्या होता है? रसद, सामान एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना, उसको लॉजिस्टिक्स बोलते हैं आम भाषा में। तो वर्ल्ड बैंक ने दिया है इस इंडेक्स को, और वर्ल्ड बैंक ने, वैसे तो वर्ल्ड बैंक हर 2 साल बाद देता है, लेकिन कोविड की वजह से 5 साल बाद आया है, क्योंकि 2018 में दिया था, फिर 2020 में कोविड आ गया, तो फिर वो बस कोविड के चक्कर में डिले होता गया। तो 2018 में हमारी रैंक कितनी थी? हमारी रैंक थी 44। अब कितनी है? अब हम 6 पायदान ऊपर चले गए हैं, अब हमारी रैंक है 38। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वर्ल्ड बैंक का लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स। ये देखिए, ये वो रिपोर्ट है
वर्ल्ड बैंक की। इस रिपोर्ट का नाम क्या है? ट्रेड लॉजिस्टिक्स इन द ग्लोबल इकोनॉमी कनेक्टिंग टू कम्पीट। और सबसे बेस्ट लॉजिस्टिक कहाँ पे है? सिंगापुर। सिंगापुर का स्कोर है ओवरऑल 4.3। फिनलैंड नंबर 2 पे है, डेनमार्क नंबर 3 पे है। ये 3 कंट्री है जिनके लॉजिस्टिक सबसे अच्छे हैं। अगला रिपोर्ट जो मैं आपको बता रहा हूं वो है वेराइटीज ऑफ डेमोक्रेसी, वीडैम इंस्टीट्यूट। वीडैम मतलब वेराइटीज ऑफ डेमोक्रेसी इंस्टीट्यूट। ये इंस्टीट्यूट स्वीडन में है, तो इसने ये रिपोर्ट दी है। ये बताती है कि इंडिया किस तरह की डेमोक्रेसी है। तो इसमें 2 रैंकिंग आई हैं, लिबरल डेमोक्रेसी और इलेक्टोरल डेमोक्रेसी इंडेक्स। लिबरल डेमोक्रेसी इंडेक्स ये बताता है कि किसी कंट्री की डेमोक्रेसी कितनी लिबरल है। जैसे कई कंट्री ऐसे हैं जहां पे डेमोक्रेसी तो है लेकिन वो नाम की डेमोक्रेसी है, वो उतनी लिबरल नहीं है। इंडिया की जो डेमोक्रेसी है उसमें हमारी रैंक है 97 और इलेक्टोरल डेमोक्रेसी में हमारी रैंक है 108। इलेक्टोरल डेमोक्रेसी इंडेक्स ये बताता है कि चुनाव कितने फेयर तरीके से होते हैं, इलेक्टोरल प्रोसेस कैसा है। तो 2 रैंकिंग आती हैं इसमें। लिबरल डेमोक्रेसी में हमारी रैंक 97 है और इलेक्टोरल डेमोक्रेसी में हमारी रैंक 108 है। और लिबरल डेमोक्रेसी में और इलेक्टोरल डेमोक्रेसी में दोनों में ही डेनमार्क नंबर 1 है। इज दैट क्लियर? दोनों में ही डेनमार्क नंबर 1 है। तो बस इतना याद रख लीजिए, डेनमार्क ने इस इंडेक्स को टॉप किया है। अब मैं सिप्री की रिपोर्ट आपको बताता हूं, इस पर काफी क्वेश्चन आते हैं हर बार। ये हर बार एनुअल रिपोर्ट निकलती है इनकी। सिप्री बोलते हैं स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी सिप्री। सिप्री के हिसाब से दुनिया में सबसे ज्यादा हथियार बेचने वाले और हथियार खरीदने वाले कंट्री कौन से रहे 5 सालों में। तो ये काफी कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट है। 2018, 2019, 2020, 2021 और 2022 यानी 2018 से 2022 पूरे 5 साल। तो 5 साल सबसे ज्यादा हथियार बेचे अमेरिका ने पूरी दुनिया को। तो अमेरिका नंबर 1 रहा। दूसरे नंबर पे रशिया, तीसरे नंबर पे फ्रांस, चौथे पे चाइना और 5वें पे जर्मनी। पूरी दुनिया में जितने भी हथियार बिके 5 साल में 76% हथियार इन 5 कंट्रीज ने बेचे हैं और अमेरिका सबसे बाय फार नंबर 1 है। सबसे ज्यादा हथियार खरीदने वालों में इंडिया नंबर 1 है 5 साल में। सऊदी अरब नंबर 2 है, कतर नंबर 3, ऑस्ट्रेलिया नंबर 4 और चाइना नंबर 5। यानी चाइना हथियार खरीदता भी खूब है और बेचता भी खूब है। अब यह रिपोर्ट दिखाता हूं आपको। ये कौन सी रिपोर्ट है? ये रिपोर्ट ये बताती है कि कौन सा कंट्री कितने हथियार बेचता है। देखिए अमेरिका, पूरी दुनिया में जितने भी हथियार बिके ना 5 सालों में 40% हथियार अमेरिका ने बेच दिए। और अमेरिका के बाद देखिए रूस कितने बड़े अंतर से दूसरे नंबर पे है, 16%। पूरी दुनिया में जितने भी हथियार बिके 5 सालों में अमेरिका ने बेचे 40%, रूस ने बेचे 16%, फ्रांस ने बेचे 11%, चाइना ने बेचे 5.2 और जर्मनी ने बेचे 4.2। ये टॉप 5 कंट्री हैं। इज दैट क्लियर? और आप देख सकते हैं कि जो टॉप के कंट्रीज है ना, इनमें इंडिया कहीं भी नहीं नजर आ रहा। हथियार बेचने के मामले में हम कहीं नहीं हैं, हथियार बेचने के मामले में। लेकिन हमें अपनी रैंकिंग इंप्रूव करनी है, डेफिनेटली हमें इंप्रूव करने की आवश्यकता है क्योंकि अभी तो हम कहीं नहीं। हम अपने डिफेंस एक्सपोर्ट्स को 40,000 करोड़ करना चाहते हैं, ये हमारा टारगेट है। पहले 35,000 करोड़ था, फिर 40,000 करोड़ कर दिया था राजनाथ सिंह ने। अब हथियार खरीदने वाले कंट्री 5 साल की अगर हम देखें तो इंडिया नंबर 1 है, सऊदी अरब नंबर 2, कतर नंबर 3, ऑस्ट्रेलिया नंबर 4 और चाइना नंबर 5। पूरी दुनिया में जितने भी हथियार खरीदे गए 11% भारत ने खरीदे, 11% इंडिया ने परचेज करे। इज दैट क्लियर? तो ये देखिए, ये 10 सबसे बड़े जो इंपोर्टर हैं इसमें इंडिया 11% के साथ नंबर 1 है, सऊदी अरब 9.6 के साथ नंबर 2 पे है। तो इतना बस आपके लिए काफी है, इसमें याद रखना है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है। और एक चीज इसमें पूछ सकते हैं जो बड़ा अच्छा क्वेश्चन हो सकता है, भारत ने सबसे ज्यादा हथियार किससे खरीदे 5 सालों में? भाई ठीक है, भारत ने सबसे ज्यादा खरीदे दुनिया में, कोई बात नहीं। भारत ने किससे खरीदे? भारत ने अपने 45% हथियार रशिया से खरीदे। दूसरे नंबर पे फ्रांस, 29% हथियार हमने फ्रांस से खरीदे। अमेरिका तीसरे नंबर पे चला गया। कहां अमेरिका पहले नंबर पे होता था। तो रशिया से हमने 45% हथियार खरीदे, फ्रांस से हमने 29% खरीदे और अमेरिका से हमने 11% खरीदे। ये भी पूछ सकते हैं। अब इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल जो है प्रधानमंत्री मोदी की इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल टू द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया है ना, जिसने सोशल प्रोग्रेस इंडेक्स भी दिया था, विवेक देवरॉय जिसके चेयरमैन है, उन्होंने आईएफसी क्या है? आईएफसी को बोलते हैं इंस्टीट्यूट फॉर कंपेटिटिवनेस, आईएफसी। तो आईएफसी इंस्टीट्यूट फॉर कंपेटिटिवनेस और ईएसीपीएम ने मिलकर रिपोर्ट दी है जिसका नाम है फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी रिपोर्ट, यानी मूलभूत साक्षरता और अंक ज्ञान, मूलभूत साक्षरता और अंक ज्ञान की रिपोर्ट। तो ये रिपोर्ट क्या कहती है? इसमें बेस्ट परफॉर्म किसने किया? तो छोटे राज्यों में पंजाब ने टॉप किया
और यूनियन टेरिटरी में पुदुचेरी ने टॉप किया, और बड़े राज्यों में जो है इसमें बंगाल में टॉप किया, और नॉर्थ ईस्ट की अलग से रैंकिंग आई है, उसमें सिक्किम ने टॉप किया। तो 4 कैटेगरी बनाई गई हैं इसमें। तो पंजाब ने छोटे राज्यों में टॉप किया, यूनियन टेरिटरीज में पुदुचेरी ने टॉप किया, बड़े राज्यों में बंगाल ने टॉप किया, और नॉर्थ ईस्ट में सिक्किम ने टॉप किया। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं हेल्थ इंडेक्स। हेल्थ इंडेक्स कोविड वाले साल के लिए अब आया, काफ़ी लेट रिलीज हुआ है। तो हेल्थ इंडेक्स 5वीं बार आया है, नीति आयोग ने दिया है। हेल्थ इंडेक्स बताता है किस राज्य में हेल्थ केयर सबसे बेस्ट है, तो केरल में बेस्ट है। बड़े राज्यों में केरल ने परफॉर्म सबसे अच्छा किया, तमिलनाडु नंबर 2, तेलंगाना नंबर 3। और हेल्थ इंडेक्स पहली बार आया था 2017 में, नीति आयोग का मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के साथ मिलकर ये पब्लिश करते हैं। और उसके बाद छोटे राज्यों में त्रिपुरा ने बेस्ट परफॉर्म किया, यूनियन टेरिटरी में लक्षद्वीप ने बेस्ट परफॉर्म किया। इंक्रीमेंटल परफॉर्मेंस यानी सबसे ज्यादा इंप्रूवमेंट देखने को किसमें मिला, 2019-20 से लेके 2020-21 राजस्थान इंक्रीमेंटल परफॉर्मेंस में नंबर 1 था। इंक्रीमेंटल परफॉर्मेंस होता है कि सबसे ज्यादा इंप्रूवमेंट किसमें था। फिर आप कहेंगे राजस्थान ओवरऑल नंबर 1 क्यों नहीं है, क्योंकि राजस्थान ने इंप्रूव तो बहुत करा है, लेकिन अभी भी केरल के लेवल पर नहीं पहुंचा है। ठीक है, केरल का जो स्कोर है बहुत ज्यादा है, तो केरल नंबर 1 है ओवरऑल, लेकिन राजस्थान ने इंप्रूवमेंट बहुत अच्छा किया, और अगर राजस्थान ऐसे ही इंप्रूव करता रहा तो हो सकता है कभी केरल को छू ले। अब बात करते हैं एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस। एक्चुअली क्या है ना, जो मतलब एक इंस्टीट्यूट है जिसको बोलते हैं सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट, जो डाउन टू अर्थ मैगजीन की रिपोर्ट छापता है। डाउन टू अर्थ मैगजीन का एनालिसिस मैंने भी कई बार किया है ज्योग्राफी यूपीएससी के लिए। तो डाउन टू अर्थ मैगजीन सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट छापता है, जिसकी एडिटर है सुनीता नारायण। सुनीता नारायण हमारे चैनल पे आई थी पिछले साल, अंकित अग्रवाल सर ने उनका इंटरव्यू लिया था, बहुत फेमस इंटरव्यू है, देख सकते हैं। एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस में तेलंगाना ने टॉप करा है। ठीक है, एग्रीकल्चर में मध्य प्रदेश ने टॉप करा है, पब्लिक हेल्थ में दिल्ली ने टॉप करा है, और पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में गुजरात ने टॉप करा है। तो इन्होंने 4 चीजों की रैंकिंग निकाली अलग अलग, डाउन टू अर्थ मैगजीन ने। तो चारों मैंने आपको यहाँ पे बता दिए। ये था हमारा कंप्लीट वीडियो इंडेक्स का। थोड़ा सा लंबा वीडियो था ये, लगभग 35 से 40 मिनट का, लेकिन जरूरी था, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और इंडेक्सेस और रिपोर्ट्स पढ़ना थोड़ा सा नीरस भी होता है, लेकिन मैंने कोशिश की इसमें आपको पूरे एक्यूरेसी के साथ, पूरे जोश के साथ अच्छे से आपको बताऊं। तो इसको देखने के बाद आप काफ़ी कॉन्फिडेंट महसूस करेंगे। तो पूरे जून तक के लेटेस्ट मैंने इसमें कवर कर लिए थे। उम्मीद करता हूं इससे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे। मिलते हैं फिर कंपाइलेशन के बाकी वीडियोस में। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टडी IQ।